हेलो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में स्वागत है। और समुच्चय समुच्चय में हम पहुंच गए हैं। समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। पूरक मतलब उसको पूरा करने वाला। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। समुच्चय को पूरा करने वाला। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि समुच्चय को पूरा करने वाले का मतलब क्या हुआ, कैसे काम करेगा हम। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे बनाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है। उसके बाद इस सार्वत्रिक समुच्चय में से मान लीजिए कोई समुच्चय बनाया ऐसे। सार्वत्रिक समुच्चय में से एक समुच्चय बनाया हमने, यूनिवर्सल सेट में से एक समुच्चय बनाया। ठीक। तो ये समुच्चय हम मान लेते हैं ए है और ये है सार्वत्रिक समुच्चय यू है। तो पूरक क्या हो गया? अगर कहें पूरक किसको कहेंगे? भाई हमने जो यू में से ले लिया, जो हमने यू में से ले लिया वो नहीं लेना है। सिंपल सी बात है। यानी जो ए में चला गया वो नहीं लेना है। तो इसका मतलब हो गया यू माइनस ए। यही हो जाएगा। हमने छोड़ दिया ए वाला हिस्सा। तो ये हो गया पूरक। लिखते कैसे हैं इसको? ए डैश। कैसे लिखते हैं इसको? ए डैश। अब जरा इसको न्यूमेरिकली समझ लें। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है ए, ये रहा। हमने इसमें से एक समुच्चय बना लिया ए। अब ए में मान लीजिए कुछ एलिमेंट आ गए। तो जो बचा वो ये है बेटा। ये देखो, ये शेडेड जो पोर्शन है ये बच गया। देखो जो ए में नहीं गया, समझ रहे हैं बात को? जो ए में नहीं गया तो ये क्या हो गया? ए डैश। अब इसका मतलब हो गया कि जो यू है वो है ए यूनियन ए डैश। यानी सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? ए और ए डैश का यूनियन है। अच्छा, अगर गणितीय रूप से डिफाइन करें तो यू में से ए घटा दें तो क्या बनता है? ए डैश। यानी वो एलिमेंट यू में, यू वाले छोड़ दें, यू में से ए घटाएं जो ए में हैं, तो क्या बचेगा? ए डैश। तो ये चीज़ कैसे लिखी हुई देखो। हम एक तरफ कह रहे हैं ए यूनियन ए डैश बराबर यू। अगर हम इसको देखें तो ये कह रहा है ए प्लस ए डैश इक्वल टू यू। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम जोड़ते हैं, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये तरीका नहीं है लिखने का। यानी हम ये नहीं लिखा करते कि मान लीजिए ए प्लस ए डैश यूनियन है, बल्कि हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। यूनियन में ऐसे लिखते हैं, जोड़ के नहीं लिखा करते। ठीक। हाँ, ये सही है। यू में से ए घटा दें, घटाया हुआ तो लिखते हैं अपन, लेकिन जोड़ना नहीं लिखते। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ ये बात होती है, यदि देखो बेटा बात को समझना, यदि u माइनस ए बराबर ए डैश है तो, मतलब ऐसा है तो क्या a प्लस ए डैश बराबर u कथन सही है? a प्लस ए डैश कथन सही है? तो हम कहेंगे नहीं। यानी ये ए डैश इधर जाके या ये ए इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये बनेगा गणित के हिसाब से तो, लेकिन ये कथन सही नहीं है। फिर कैसे लिखते हैं? फिर ऐसे लिखते हैं ए यूनियन ए डैश बराबर यू। यानी ये कथन सही है। यानी अगर इस ए को इधर ले आऊँ तो प्लस नहीं होता, यूनियन हो जाता है, सम्मिलन हो जाता है। तो बात समझ में आ रही होगी, है ना? क्योंकि गणित में तो हो सकता है। देखो गणित में क्या होता है, x माइनस वाई बराबर जेड। तो क्या लिख सकते हैं? x बराबर वाई प्लस जेड। देखो वाई इधर आ जाएगा गणित में,
सिंपल सी बात है। यहाँ नहीं आता, यहाँ ये प्लस अगर इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, y यूनियन z, ये बन जाता है, जबकि ये सही है। यानी अंतर वाला ये मामला अपनी जगह सही है। तो समझ रहे हैं, गणित का वो नियम जो इधर उधर करने वाला है काम नहीं करता, उसको लिखने का तरीका बदल जाता है। बात समझ में आ गई बेटा, शाबाश। चलिए, तो पूरक समझ में आ गया। अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं और फिर समझ लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण से समझेंगे। शाबाश। हाँ, अब यहाँ पर आता है, सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर है 20, एग्जाम्पल 20। एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए है, तो ए डैश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ले लिया मैंने उदाहरण 20। तो यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, मैं तेजी से बेटा लिख देता हूँ इसको। 10 तक संख्याएं हैं, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है आपका एक यूनिवर्सल सेट है, और इसमें से एक सेट बनाया, ये 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ये इसमें से एक सेट बना दिया। तो मांग रहे हैं ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा। तो जो ए में है उसे छोड़ दो, जो ए में है उसे छोड़ दो, बाकी जो यू में बचेगा वो क्या होगा, इसका पूरक होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ए सेट होगा। तो क्या बचा, देखो, 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, तो 2 4 6 8 10, ये आ गया। यानी ये समझाना चाह रहे हैं कि ये विषम संख्या है जो सेट ए में है, और उसके पूरक में सम संख्या है। ये कहना चाह रहे हैं, जरा पहचान कर लें। और ये प्राकृत संख्या है, ये क्या है, 10 तक की प्राकृत संख्या है। 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है, उसमें सम संख्याओं का पूरक है और विषम संख्याओं का सेट है, समुच्चय है। ठीक, चलिए नंबर 22, 22। शाबाश। नंबर 22 यानी 22, शाबाश। ये लो, मान लीजिए U एक सेट है, U दिया इन्होंने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। देखो, ए बताया 2 3। गणित पढ़ने का बेटा अपना ही मज़ा है, ऐसे तो हर चीज़ पढ़ने का अपना ही मज़ा है, लेकिन पढ़ाई वो करें जो जीवन में काम आए। बात का समझ रहे हो कि नहीं बेटा? वही पढ़ें जो फ़ायदा दे, फालतू की चीज़ें ना पढ़ें, और देखें भी ना फालतू की चीज़ें, ना पढ़ें ना देखें। ज़रूरत नहीं है। शाबाश। चलिए, अब क्या क्या पता करना है, ए और बी मिल गए, पता क्या करना है, पता करना है ए डैश बताइए, बी डैश बताइए। देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो पता करनी है। ए डैश बी डैश ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या पूछा, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और फिर क्या पूछा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और एक बार कह रहे हैं सिद्ध करो, ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बेटा ये सिद्ध करने को कह रहा है, इसको सिद्ध करने को कह रहा है।
ये जो करना है ये सिद्ध करना है। शाबाश। चलिए एक एक करके सबको करेंगे, एक एक करके सबको करेंगे। शाबाश। हाँ, ए डैश क्या हुआ देख के बताओ। ए डैश 2 और 3 छोड़ देते हैं, 1 4 5 6, 1 4 5 6। चलिए हो गया, ए का पूरक हो गया ए डैश, यूनिवर्सल सेट में से देख लिया ये ए था। ओके। बी डैश, अब 3 4 5 छोड़ दो, 3 4 5 छोड़ दो, 1 2 6, 1 2 6 निकालना सीख गए बेटा, बस हो गया काम, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन चाहिए, ए के पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन, सार्वनिष्ठ। तो कितना हो गया इनमें दोनों में, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 6। और तो कुछ नहीं है, एक और है, एक भी है देखो। और कुछ है नहीं, तो 1,6। शाबाश। ए यूनियन बी क्या हो गया, ए और बी को मिला लो, 2 3 4 5, ये हो गया 2 3 4 5, ऐसे ये आ गया। अब कह रहे हैं सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी का डैश, तो चले लेते हैं LHS, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश वहाँ लिख ले बेटा यूनिवर्सल में। ए यूनियन बी में क्या है, 2 3 4 5, यहाँ 2 3 4 5, तो क्या बचा, 1 बचा और 6 बचा, तो ये हो जाएगा 1,6। समझ रहे हैं, ए यूनियन बी का डैश यानी पूरक। तो ए यूनियन बी में क्या क्या है, 2 3 4 5 है, वहाँ लिख लेंगे यू में, 2 3 4 5 को छोड़ देंगे तो इसका पूरक हो जाएगा, तो 1 और 6 बचे। अब देखते हैं आगे, RHS, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये रहा बेटा 1 6, तो इसे हमने निकाल रखा है 1 6। ठीक, तो अब लिख देंगे LHS बराबर RHS, हो गया, लो सिद्ध हुआ। या लिखते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। अंग्रेजी में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हाँ, शाबाश। चलिए अब लेते हैं डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम बहुत बढ़िया नियम है, समझना है, बड़ा आसान है। बच्चे से पूछते हैं वो समुच्चय का नियम क्या है, डी मॉर्गन वाला जो समुच्चय का नियम है वो क्या है। बच्चे सोचते हैं यार डी मॉर्गन का भी कोई नियम होता है क्या समुच्चय में। बड़ा कॉमन नियम है, बहुत बढ़िया। देखो समझ में आता है, सिद्ध करके देखेंगे। शाबाश। डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन, हाँ नियम क्या कह रहे हैं इस नियम में, इस नियम में क्या कह रहे हैं, दो समुच्चयों के सम्मेलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ होता है। दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरकों के उनके पूरकों का सार्वनिष्ठ होता है। देखो ये कह रहा है, तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक, दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। यानी पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। और सर्वनिष्ठ का पूरक, सर्वनिष्ठ का पूरक, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरकों का सार्वनिष्ठ होता है। मतलब ये निशान उल्टा होता है बेटा, ए यूनियन बी को डैश करेंगे तो ए
डैश बी डैश का इंटरसेक्शन होगा। ये बात आ गई। ठीक, अब इसको जरा समझ लें कैसे काम करती है ये चीज़। देख लेते हैं एक बार। ए यूनियन बी का डैश, तो मान लीजिए पहले देख लेते हैं इसको कैसे काम करेगा। ये हो गया सार्वत्रिक, और ये मान लिया मैंने ए, और बेटा ये मान लिया मैंने बी। तो ए यूनियन बी क्या हुआ? ए यूनियन बी क्या होगा? इसके अंदर की सारी चीज़ जो है ये ए यूनियन बी हो जाएगी। इसका पूरक क्या होगा? भाई ए में और बी में जितने भी अवयव हैं सब इन घेरों में आ जाएंगे। देखो इसका पूरक क्या होगा? इसका पूरक होगा बेटा ये वाला, जो बचेगा वो इसका पूरक होगा। ये वाला देखो, यही बचेगा ना। देखो शाबाश, ये बचा। ये जो चीज़ हमने करी, ये करी ए यूनियन बी का डैश, है ना। अब दोबारा देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर देखेंगे यही बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे फिर से बनाया दोनों को, ये बना दिया। देखो ये बना दिया ए, ये बना दिया बी। अब इसको देखते हैं। ए का पूरक, तो ए का पूरक मतलब पूरी तरह ए को छोड़ देना है। ए का पूरक कितना होगा? ए का जो पूरक है वो कितना होगा? जरा ध्यान देंगे एक बार, ए को छोड़ के बनाओ। ए का पूरक बेटा ये होगा, सारा का सारा। ए को छोड़ना है बस, ध्यान दें, ए को छोड़ देना है बस। ए का पूरक देखो, सिर्फ ए को छोड़ रहा हूं, ए का पूरक बन जाएगा। देखो ये बन गया ए का पूरक, ये पूरा, ये सारा ए का पूरक होगा। ये पूरा ए का पूरक है। फिर आ गया बी का पूरक, तो पूरा बी भी छोड़ देना है, पूरा बी भी छोड़ देना है। तो पूरा बी छोड़ने का मतलब ये हो गया कि बी का ये हिस्सा छोड़ देना है। तो कितना बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा बस। देख ये वाला, यानी बी और ए पूरी तरह दोनों छोड़ दिए, ये बचेगा, ये आ गया। और इन दोनों का जो पूरा बनेगा उसका यूनियन, तो बेटा यही बनेगा। ए छोड़ दिया, ये पूरा हिस्सा आ गया, बी छोड़ दिया, ये फिर वो बचा हुआ हिस्सा भी आ गया, तो चीज़ तो सेम हो गई। देखो जो मैंने शेड किया है, बोले बी नहीं लेना, क्योंकि बी डैश के पूरक का और ए डैश के पूरक का यूनियन लेना है ना। तो ए और बी दोनों बच जाएंगे पूरी तरह, है ना। पूरा ए बचेगा, बी बचेगा, और उसके बीच में जो ये कुछ कट रहा है जिसे तुम सार्वनिष्ठ कहते हो, ये भी बाहर, ये भी बच जाएगा। तो ये बचेगा नहीं। सेम चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? शाबाश, अपने आप करके देखना, अपने आप भी करके देख सकते हैं। तो इसका भी डायग्राम ऐसे ही बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ये सारा इलाका आ जाएगा। ठीक, अच्छा, फिर ए डैश बी डैश का यूनियन, है ना, ए डैश बी डैश का यूनियन। ओके, अब यहाँ ऊपर हमने देखा था ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। ये देखो ये पूरा एरिया जो बना हुआ है ये कॉमन है पहले वाले में। ये देखो ये भाई, ए को छोड़ो, पहले ए को छोड़ो, क्या बनेगा? सारा इलाका बनेगा। देखो मैं फिर से करके दिखा दूंगा बेटा, ये देखो ये रहा। इस वाले को फिर से करके देख ले एक बार, है ये है। तो ये पूरा जो बन रहा है ना, ये पूरा क्या है? ध्यान देंगे, ये पूरा ए डैश। अब बी डैश बनाना है मुझे, तो बी डैश बनाऊंगा, तो ये बी डैश बना दिया मैंने, ये बी बना दिया, है ना। और उसका डैश बनाना है मुझे, तो यानी ये बी छोड़ दिया, ये पूरा एरिया मैंने छोड़ दिया ऐसे, तो ये पूरा एरिया बच गया। अब इसका डैश देखना है, मतलब इसका डैश सॉरी नहीं, इसका सर्वनिष्ठ देखना है। तो सर्वनिष्ठ में यही बचेगा, दोनों में कॉमन है ना ये। तो भाई ये चीज़ पूरी दोनों में ही कॉमन हो गई है,
तो यही चीज़ बचेगी जो दिख रही है अभी अभी। ए छोड़ दिया और बी छोड़ दिया, ये बचेगा। तो यही चीज़ हो रही है बिल्कुल, देखो। शाबाश। चलिए अब फिर से बना के देख लें, इसको भी देखना चाहते हैं बना के, इसको भी देख लें। चलिए इसको बनाएं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्या बनाना है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो देखो बना के देता हूँ, ये ए और ये बी, बेटा ये हो गया इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी इसका पूरक। तो इसका पूरक कितना होगा? इसका पूरक तो ये सारा ही हो जाएगा। देखो ये रहा सारा टोटल, इसी को छोड़ दो बाकी सब आ गया। ये लो, तो ये पूरी चीज़ हो गई बेटा। ये जो बचा है ना ये सारा सारा हो गया। ये देखो है ये जो अभी रंग डैश कर रहा हूँ ये पूरा हो गया। देखो बात को समझना, क्योंकि ये छोड़ देना है। ए इंटरसेक्शन भी यही है ना बीच में, ये छोड़ दिया, बाकी सारा हो गया ना, ये आ गया सारा ऐसे। अच्छा अब इधर बनाए ए डैश बी डैश का यूनियन। अब ए डैश बी डैश का यूनियन। अब ए डैश में क्या बचेगा? फिर देख ले इधर वाली चीज़ को भी देख लें, ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया। इसे छोड़ दे मान लीजिए, तो ये पूरा हो गया बेटा, ये हो गया ए डैश ऐसे। अच्छा बी डैश, ये हो गया पूरा इलाका बी डैश का, यानी सब कुछ बी डैश का हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यही आएगा सारा एरिया। जब इन दोनों का यूनियन बनाएंगे एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ रह जाएगी, ये नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये यूनियन में है ही नहीं, दोनों में कॉमन नहीं है, ये यूनियन में नहीं जाएगा। अगर देखें वैसे तो ये कॉमन है, छोड़ दिया इसको हमने। लेकिन जब ए डैश देखेंगे तो वो इलाका जिसमें ए का एक भी एलिमेंट नहीं है यहाँ बनेगा ऐसे, ए का कोई नहीं है इसमें। इसी तरीके से बी का कोई नहीं लेना, तो इसका मतलब बीच का इलाका तो लेना ही नहीं है ना। तो बीच में कौन है? इंटरसेक्शन है, तो ए डैश बी डैश का यूनियन बन जाएगा। तो ये पूरा इलाका ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझने का तरीका दूसरा न्यूमेरिकल है, अभी न्यूमेरिकल से समझेंगे। वेन डायग्राम को बनाने का सही तरीका ये होता है कि उदाहरण मान ले, कोई उदाहरण मान ले, बना ले, तो समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। उदाहरण है बुक में हमारे पास, उससे हम समझ सकते हैं इसको। वेन डायग्राम बना के हम समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस पे आधारित उदाहरण हमारे पास आ रहा है, देखते हैं। अभी आया पूरक के कुछ गुणधर्म, पूरक के कुछ गुणधर्म। चलिए पूरकों के गुणधर्म। अच्छा, गुण और गुणधर्म में क्या फर्क है? हम ये कह रहे हैं, हमने लिखा गुण और हमने लिखा गुणधर्म। देखो दो शब्द हैं ये, में क्या अंतर है? ये सवाल आएगा बेटा, समझ में आना चाहिए। ठीक, गुण और गुणधर्म में क्या अंतर है? तो ये क्या है सवाल? सिर्फ हिंदी का सवाल है, हिंदी में समझ में आना चाहिए? नहीं, ये प्राकृतिक सवाल है। गुण प्रकृति से लिया गया शब्द है, धर्म भी प्राकृतिक शब्द है। मतलब ये कोई सिर्फ वैज्ञानिक गणितीय शब्द नहीं है, गुण और धर्म। ठीक, अब देखिए धर्म की बात क्या है? धर्म का मतलब है मूल धारणा, यानी जो मूल धारणा है, जो धारण किया गया है, वो मूल धारणा के साथ गुण मिला हुआ है। मूल धारणा के साथ गुण, गुण मतलब कैसे काम करता है। धारणाओं के आधार पर ही गुण काम करते हैं, गुणों के आधार पर धारणा ही नहीं बना करती, कभी ध्यान रखना।
धारणाओं के आधार पर गुण काम करता है। बहुत बढ़िया गुण है इसमें तो जी, बहुत बढ़िया गुणी आदमी है ये तो, इसका मतलब धारणाएं सही हैं उसकी। प्रकृति को जो उसने धारण किया है वो उसी तरीके से किया है जैसे प्रकृति काम करती है स्वाभाविक रूप में। खैर चलिए, हाँ तो ये कुछ गुणधर्म लिख दें। चलिए शाबाश, देख लेते हैं क्या क्या गुणधर्म हैं। तो पहला कह रहे हैं पूरक नियम। पहला है पूरक नियम। पूरक नियम में क्या लिखा, नंबर 1 पे लिखा है पूरक नियम। पूरक नियम ए यूनियन ए डैश, ये पूरा यूनियन ही बनेगा। सही बात है, ये तो हम बता चुके हैं। दूसरा गुणधर्म है इसी में ए इंटरसेक्शन ए डैश। बेटा ये खाली बनेगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं, आप जानते हैं। पूरक का मतलब ही है कि ए उसमें नहीं है, जो बच गया ए के अलावा वो पूरक में है। सार्वत्रिक समुच्चय का वो हिस्सा जो ए में नहीं है वही उसके पूरक में है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का सर्वनिष्ठ खाली जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ एक छोटा सा सवाल बन के खड़ा हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, बताओ उत्तर दो, तो देख के ही बता देना होता है इसको, वहाँ पे हल नहीं करना होता है ऐसे सवालों को। ये सवाल थ्योरी कंसेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं। हाँ, नियम आपने लिख ही लिया, ये रहा द्विपूरक नियम। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका काम करेंगे द्विपूरक नियम। तो क्या कह रहे हैं, ए का पूरक का भी पूरक। बेटा ये ए ही हो जाएगा, ए के पूरक का भी पूरक ए होगा। सोच के देखिए, पहले ए का पूरक कर दिया यानी वो चीज़ें आ गई जो ए में नहीं है, फिर वो भी छोड़ दे उनका भी पूरक कर दिया तो घूम के ए आ गया। इसका ध्यान रखेंगे। फाई और यू का नियम, तो कह रहा है 5 डैश यू है और u डैश 5 है। खाली समुच्चय कोई मान लें, उसका पूरक देखें तो पूरा समुच्चय u बनेगा, और u का पूरक देखें तो खाली हो जाएगा क्योंकि u में ऐसा कुछ भी नहीं है, u में तो सब कुछ ले रखा है हमने। अगर हम उसका पूरक निकालें तो खाली। ओके, क्योंकि रिक्त समुच्चय कहीं पे भी हम ले सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक, रिक्त समुच्चय का मतलब अवयव नहीं है, आपने सिर्फ मान लिया कि इसमें कोई अवयव नहीं है। देखो एक ध्यान होता है, क्या ये रिक्त समुच्चय है? यस। अच्छा, ये मैंने बताया होगा पहले भी, क्या ये भी रिक्त समुच्चय है? इसमें जीरो पड़ी है? नहीं, गलत, क्योंकि इसमें जीरो है ना। रिक्त समुच्चय का मतलब कुछ नहीं है उसमें, खाली। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1-5। शाबाश, प्रश्नावली 1-5। शाबाश, चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 1-5। पहला सवाल, प्रश्नावली 1-5 का पहला सवाल शुरू करेंगे। मान लीजिए u है इतना, a है इतना, b है इतना और c है इतना, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। पहले u कर लेते हैं, u कितना बताया, फिर a बताएगा, फिर b बताएगा और फिर c बताएगा। u है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ हो गया, शाबाश। अब ए बताएगा,
1 2 3 4, 1 2 3 4 आता है ये कितनी बार, हो जाएगा हमको इससे प्यार। और अभी 2 4 6 8, 2 4 6 8। सी में चले जाएं भाई, 3 4 5 6, 3 4 5 6। इस चैप्टर में ना लिखते रहो, संख्याएं लिखते रहो। अच्छा, अब हम सवाल कर लेंगे। देखो सवाल करेंगे तो कहाँ करेंगे सर, जगह तो है नहीं। है भैया जगह, देखो बन गई जगह। सबसे पहले पूछा ए डैश बी डैश ठीक। अब क्या करो, ए डैश निकाल लोगे, बी डैश निकाल लोगे, ए यूनियन सी का डैश निकाल लोगे, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी का डैश निकाल लोगे, ठीक है। चले चले हम करते हैं तीसरा ऑप्शन, बेटर है। क्या पूछा तीसरे में, ए यूनियन सी का डैश। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा ए यूनियन सी। तो यहाँ निकाल लेते हैं ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन सी देखते हैं, ए और सी, ए यूनियन सी, ये ए है और ये सी है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया ए यूनियन सी। ध्यान से देख लो बेटा। अब इसका डैश निकालना है, यानी इसका पूरक निकालना है। तो पूरक कहाँ चेक करेंगे, यूनिवर्सल में। 1 2 3 4 5 6 छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, 7 8 9। 7 8 9 पक्का, चेक जांच कर लें, ये हो गया पूरक। ठीक। अच्छा, अब और थोड़ा आगे देखते हैं क्या करना है। बाकी सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं। अब है बी माइनस सी का पूरक। नंबर 6 पे जाएं बेटा, बाकी अपने आप करेंगे। होमवर्क में करना चाहिए करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, आपको पता है। बहुत ज़्यादा रट्टा मार पॉलिसी पर नहीं चलना, जो पता है उसका झंझट नहीं पालना। कन्फर्म होना चाहिए बस कि मुझे पता है, हो गया, हो जाएगा, निशान लगाओ, आगे बढ़ो, समय कीमती है। कहीं भी ऐसा हो किसी भी चैप्टर में बार 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 एक चीज़ ना पढ़े। हाँ, अब आया बी माइनस सी का पूरक। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी माइनस सी निकाल लो पहले। यानी सी को पूरी तरह छोड़ दो। 3 4 5 6, तो यहाँ बेटा क्या है, इसमें 4 और 6 ऐसे हैं जो छोड़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया 2 8। चेक कर लो एक बार, 2 8। ध्यान से देखना, यही आएगा बी माइनस सी की नहीं। इसका पूरक निकालना है। अब ये 2 और 8 यहाँ छोड़ दो, ये 2 छोड़ दो, ये 8 छोड़ दो, तो बाकी सब पूरक में आ जाएंगे। तो ये हो गया 1 3 4 5 6 7 9। देखो बेटा ये पूरक हो गया। बहुत ध्यान से करें, नंबरों को ध्यान से निकालें, सॉल्व कर लें। ओके, शाबाश। तो पहला सवाल तुम्हारा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, u इतना है तो समुच्चय 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 पूरक कर सकते हैं। होमवर्क, इन समुच्चयों के पूरक बताने हैं तो डाल देता हूँ होमवर्क में, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसको लिखूं। नंबर 3, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। हमारे पास u क्या है, u है x बिलोंग टू x, एक प्राकृत संख्या है। बेटा इस बात को ध्यान में देना, u हमारे पास ये है, यानी x एक प्राकृत संख्या है। ठीक। अब पहले में क्या करें, पूरक बताइए। पूरक ज्ञात कीजिए। पहला सवाल किसका, x एक सम प्राकृत संख्या है।
किसका पूरक देखना है? x एक समप्राकृत संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे? x पूरक, बस पूरक बताना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बेटा उत्तर लिख रहा हूँ सीधे ऐसे आंसर। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है x एक प्राकृत संख्या है लेकिन सम वाली है, तो क्या लिखें? x एक विषम प्राकृत संख्या है। बस हो गया, ये बन गया। ये क्या? ये पूरक है। ये क्या है? ये पूरक है, यानी फर्स्ट में जो समुच्चय बताया गया उसका पूरक है। समप्राकृत संख्याएं हैं तो पूरक क्या होगा? विषम प्राकृत संख्याओं वाला हो जाएगा। अब दूसरे का आंसर लिख रहा हूं, डायरेक्ट सीधे आंसर बता रहा हूं। एक प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है, तो इसमें सम संख्या लिख देंगे। इसका पूरक क्या होगा? x एक सम प्राकृत संख्या है। शाबाश, ये लो। यानी ध्यान दें, पहले का उत्तर दूसरा है, दूसरे का उत्तर पहला है। यानी ऐसा हो रहा है, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है? वो है सेकंड, और जो सेकंड का आंसर है वो है फर्स्ट। ये लो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ढंग से, पहले और दूसरे को पढ़ो। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पढ़ो। पहले में सम लिखा है, दूसरे में विषम, यानी पूरक क्या हो जाएगा? सम वाले का पूरक विषम वाला होगा, विषम वाले का पूरक सम वाला होगा। ठीक, अब आगे चलिए, नंबर 3 पे क्या लिख रहे हैं? संख्या 3 का धन गुणज है, तो क्या लिख देंगे? x 3 का धन गुणज नहीं है। बस हो गया, पूरक में जाएगा। पूरक में क्या पहुंचेगा? 3 का धन गुणज नहीं है। 3 का धन गुणज लिखा है सवाल में, तो पूरक क्या बनेगा? पूरक बनेगा 3 का धन गुणज नहीं है। बस हो गया पूरक। इसके बाद अभाज्य संख्या है, तो वहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या नहीं है। भाई अगर किसी समुच्चय में अभाज्य संख्या आ गई तो उसके पूरक में क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा लिख देंगे। हो गया, यानी उल्टा करके लिख देंगे, जो है उसे छोड़ देंगे। 3 और 5 के विभाजित होने वाली एक संख्या है। 5 में लिख रहा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। देखो नंबर 5 को ठीक से देखो एक बार। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो क्या करेंगे? 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, नहीं लगा देंगे उसमें, क्योंकि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी हमें नहीं पता। प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं, तो हम क्या कर देंगे? 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है x, ऐसा लिख देंगे पूरक में, क्योंकि यहां समुच्चय में लिखा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो पूरक में लिखेंगे 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली एक संख्या है। ठीक है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कर लेंगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो छठे में देखो, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पढ़ा बेटा? तो इसका पूरक क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये इसका पूरक हो जाएगा। एक पूर्ण धन संख्या है, x एक पूर्ण धन संख्या है। तो x एक पूर्ण ऋण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में क्या होता है? नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्याएं हैं रियल नंबर, उसमें नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है। एक पूर्ण धन संख्या है ना? तो पूर्ण धन संख्या वाला समुच्चय क्या होगा? क्योंकि सारे के सारे प्राकृत जो संख्याएं होती हैं सारी वो धन ही होती हैं, वो पॉजिटिव ही होती हैं और पूरी होती हैं, तो इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं पूरक में। इसका पूरक क्या होगा? खाली, तो एम्प्टी। देख लो नंबर 7 का आंसर देख लो, नंबर 7 का आंसर देख लो क्या लिख रहा है? 1 5 के तीसरे का 7वां, 1 5 के तीसरे का 7वां। x नेचुरल x एक पूर्ण
घन संख्या नहीं है, घन है बेटा, धन बढ़ा है मैंने, धन, पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं लगा दो। और अगर धन आ गया तो खाली, ये घन लिखा है, घन संख्या है, तो घन संख्या नहीं है, ऐसा लिख देंगे पूरक में। और धन हो या घन हो, तो नहीं है लगा देंगे तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आया x + 5 = 8, तो x की वैल्यू हो गई 3, तो x नेचुरल नंबर, लेकिन x 3 के बराबर नहीं है, ये लिख देंगे, x ≠ 3। और इसमें 2x + 5 आ गया, तो 2 आएगा इसमें वैल्यू 9 वाले में, तो लिख देंगे x ≠ 2। x प्राकृत संख्या है लेकिन x 2 के बराबर नहीं है, ऐसा लिख देंगे। अच्छा, अब आया x बड़ा है 7 से या बराबर है, तो छोड़ देंगे इसको, ठीक, ये लिख देंगे x 7 से बड़ा यानी 7 से छोटा नहीं है, ऐसा करके लिख देंगे। x प्राकृत संख्या है, तो इसमें भी दूसरे वाले में भी ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका जो है क्या रहेगा, वो आप थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। देखो, ऐसा जो सवाल है वो है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ठीक। लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। 8वां, 9वां, 10वां, इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाषा की थोड़ी समस्या हो जाती है। सर हम लिखेंगे कैसे, समीकरण तो बता दी, हम लिखेंगे कैसे? चलिए, तो इसका तीसरे का मैं लिख के बताता हूँ, और फिर पीछे आंसर मिला के ये देखेंगे कि जो हमने लिखा, सोच के लिखा अपनी तरफ से, उत्तर चलेगा कि नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। तो इसमें मैंने लिया है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। देखो, ये मैंने अपनी तरफ से मैं सोच के लिखूंगा बेटा। क्वेश्चन आप पढ़ो। नंबर 8 में लिखा है x + 5 = 8, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x (x) बिलोंग टू नेचुरल नंबर, किंतु यहाँ लगा देते हैं किंतु x ≠ 3, ये है बेटा। देखो, मैंने ऐसे लिख दिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से x का मान 3 आ रहा है, तो वह है तो प्राकृत संख्या, लेकिन 3 मुझे लेना नहीं है, तो मैंने लिख दिया x प्राकृत संख्या है पूरक में। ये पूरक है, ये आंसर है, ये उत्तर है, ध्यान रखना, क्योंकि सवाल में दिया था x + 5 = 8, सवाल में दिया था x + 5 = 8, तो x का मान 3 आ गया। तो पूरक जब बनाऊंगा 3 को नहीं लूंगा मैं, प्राकृत संख्याओं में 3 को छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब हो गया कि पूरक में मैंने सभी प्राकृत संख्याएं ली हैं लेकिन 3 को छोड़ दिया, तो ये पूरक हो गया। अब उत्तर देख लेते हैं कैसे लिखता है। x प्राकृत संख्या है और x बराबर 3 या x बराबर 3, तो x बराबर नहीं है 3 के, ये करना है। और वहाँ क्या लिखा हुआ है, बराबर 3 है, हाँ, तो वहाँ काट लेंगे उसको, 3 नहीं है, x या तो प्राकृत संख्या है या 3 है, तो 3 ले लेंगे, थोड़ी 3 लेना नहीं है, ठीक है। अब आया अगला सवाल, ix यानी 9 नंबर। 9 नंबर में x का मान आ रहा है 2, तो बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, x प्राकृत संख्या है, किंतु x बराबर नहीं है 2 के, इसको ऐसे बनाओ। अब इसको देख लेते हैं, नंबर 9, x नेचुरल नंबर और x बराबर 2, ठीक, ये आ गया पूरक में, शाबाश, किंतु x नहीं है 2 के बराबर, ठीक। ध्यान रखना, अगर इस शब्द को और कर देंगे ना बेटा, तो लिखने में ऐसे हो जाता है x बराबर 3, इसको और कर दूं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2। इसका मतलब ये होता है कि 2 लेना ही नहीं है, ये लिखने का तरीका है। x प्राकृत संख्या है और x बराबर 2, ठीक, x बराबर 2 है या, तो इसका मतलब 2 लेना नहीं इसमें से, क्योंकि या जब लगता है, ठीक, तो
तो वो विकल्प हो जाता है, फिर वो चीज़ लेनी नहीं होती। ये समुच्चय को लिखने का तरीका होता है। पर बेटर पता है क्या है, ये लिख दो जो मैंने लिखा। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ये लिख दो, किंतु x 3 के बराबर नहीं लेना, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 3। इसके बाद हो गया, सारी चीज़ें ठीक हैं, अब आगे चल सकते हैं। 10 नंबर कैसे क्या लिखेंगे 10 नंबर पे? ओके, नंबर 10 पे क्या लिखेंगे, ध्यान दें, शाबाश। हाँ, नंबर 10, चलिए इसको हटा लेते हैं, अलग लिख लेंगे बाद में। नंबर 10 पे क्या लिखेंगे, 10 का उत्तर क्या लिखेंगे? देखिए 10 में क्या लिखा है, x बड़ा है या बराबर है 7 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x डबल डॉट x प्राकृत संख्या है या लगा देंगे x बड़ा या बराबर है 7 के, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि या का मतलब है ये लेना नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं कोई और तरीका भी है क्या इसके अलावा। x, हाँ, x छोटा है 7 से और लेना है बड़ा, तो बदल दिया ऐसे, छोटा है 7 से, और यहाँ लगा दिया या, और लगा दिया, इसको या हटा दिया और लगा दिया, ये देख, x प्राकृत संख्या है और 7 से छोटा है ना, ऐसे लिख दिया इसको। तो भाषा में विवाद है कि क्या लिखना है, हमने किताब वाली नकल कर दी, पर हम क्या लिखते, फिर आता हूँ उसी बात पे, हमने किताब को देख के लिख दिया, ठीक है, और लगा दिया, हम क्या लिखते, चलो आ जाओ देखते हैं हम क्या लिखते। हम लिख देते x, क्योंकि 7 के बराबर और 7 से बड़ा, ठीक, तो हम क्या लिख देते, 1 हम ये कर देते 1 से 6 तक। देखो x प्राकृत संख्या है, 1 के बराबर और 6 तक है, तो हम ये लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, क्योंकि चीज़ तो वही होनी है इसमें, ठीक। और हम क्या लिख देते इसमें, हम इसमें ऐसा लिख देते 1 2 3 4 5 6, ये लो, हम ऐसा लिख देते, ये भी ठीक है ना, शाबाश। अब आ गया अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इसका 11वां भाग, उसे कैसे लिखेंगे उसको भी देख लें एक बार। ये क्वेश्चन थोड़ा भाषा पर आधारित था, इसलिए आप जरूरी नहीं है कि वही उत्तर लिखें जो बुक में है। समुच्चय को प्रदर्शित करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो लिखा है बस वही समझ में आए, वही चीज़ पकड़ में आ जाए जो उसमें लिखा है। तो जैसे चाहे लिखिए, उसकी भाषा को अपने तरीके से बदल के लिखिए। चलिए अब आ गया 11 नंबर, ठीक है, शाबाश। ये कह रहे हैं 2x + 1 10, इसमें लिखा है 2x + 1 बड़ा है 10 से, तो 2x बड़ा है 9 से, x बड़ा है 9/2 से, तो x 9/2 से बड़ा है बेटा, तो संख्याएं होंगी 5 या 5 से बड़ी, तो क्या लिख देंगे, x प्राकृत संख्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और हम लिख देंगे x बड़ा या बराबर है 5 के, ऐसे कोमा लगा के, बस हो गया, कोई ज़रूरत नहीं। x प्राकृत संख्या है, 5 या 5 से बड़ी है, हो गया, यहाँ कोमा डाल दो, हो गया, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका, 5 6 7 और 3 डॉट लगाते हैं बेटा ऐसे, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं जितनी चाहे ले सकते हैं, ये भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, हमने 5 6 7 प्राकृत संख्याएं हुई और 3 डॉट लगाया तो जितनी चाहे ले गया, अनंत तक चला गया, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। ये फॉर्म जो होती है, ये होती है रोस्टर, पढ़ा रखा है हमने, रोस्टर फॉर्म, और ये फॉर्म होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। याद आ रहा है, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप कब लिखते हैं,
जब समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती तब क्या लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप लिख देते हैं। जैसे लिखा देखो, अब इसको क्या करें, संख्याएं हैं ठीक है, तब तो लगा दिया हमने यहाँ। कुछ और होता, मान लीजिए त्रिभुजों का समुच्चय, तो त्रिभुज थोड़ा ना लिखेंगे, त्रिभुजों का समुच्चय कितना हो सकता है। तो उस केस में कौन से फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी जो इस तरीके से लिखा नहीं जा सकता कोमे लगा के अवयवों के रूप में, वो है समुच्चय के अंदर, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे भारत की नदियों का समुच्चय, लेकिन सभी नदियां परिभाषित होनी चाहिए, भाई ये नदी है, नाले को नदी न बनाए, ठीक है। तो क्या होगा, वो सेट बिल्डर फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इतनी सारी नदियों के नाम हम कहाँ लिखेंगे। खैर चलिए आगे देखते हैं। शाबाश, ओके। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। शाबाश।